नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो एक्सरसाइज के 2.2 मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं अपने। हमारा जो अगला चैप्टर है वो क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, बेसिक जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिक्स के, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आज की क्लास में। तो मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, किस प्रकार मैट्रिक्स बनता है, ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, इससे पहले मैट्रिक्स हमने कहीं पे भी देखा नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में अभी थोरोली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज की जो क्लास होगी वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास किसके ऊपर होगी? प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज की हमारी क्लास होने वाली है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, मैट्रिक्स कब यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स बेसिकली पहली बात आती है कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स बेसिकली डाटाज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, डाटाज कुछ भी दिए हो सकते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के तरीकों को क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उस तरीके से हम किस तरीके से हम उसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। किस तरीके से हम डाटाज को एक एरे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो कब यूज़ होता है? तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ डाटाज हैं, मीन्स जैसे कि एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब हम उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, सब्जेक्ट्स के बारे में, तो सब्जेक्ट्स के जो उनके मार्क्स आएंगे, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, तो एक पूरा डाटा बनेगा 45 स्टूडेंट्स का। ठीक है, थर्टी फाइव 45 स्टूडेंट्स का जो डाटा बनेगा, उसको एक तरीके से हम रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल के आती है। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ यूज़ होती है मैट्रिक्स। बेसिकली अगर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कंप्यूटर्स में मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर्स में मेमोरी स्टोर होती है हमारी, जहाँ पे भी मेमोरी स्टोर की जाती है, जिन भी जगह पे, जैसे कि कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो भी मेमोरी होती है, तो उनमें 1010 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स की फॉर्म में जो डाटाज 1010 स्टोर किए जाते हैं। तो इसलिए जो मैट्रिक्स का बेसिक यूज़ होता है ना, वो कहाँ होता है? कंप्यूटर्स में, जो कि हम कई बार ये कोडिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, हमें वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम जगह पे हम मैट्रिक्स देख पाएंगे, लेकिन जहाँ पे भी कंप्यूटर के फंक्शनिंग की बात आती है, कोडिंग की बात आती है, तो एक जो भी एरे के फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो चीज़ स्टोर की जाती है, मेमोरी स्टोर की जाती है, डाटा स्टोर किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैट्रिक्स किस तरीके से। अब स्टोर करने का तरीका, मैट्रिक्स को सोल्व करने, मैट्रिक्स के फंक्शंस, किस तरीके से मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, किस तरीके से मैट्रिक्स को समझते हैं, उस चीज़ के बारे में अब मैं आगे डिस्कस करना हूँ। तो बेसिक बात करते हैं कि मैट्रिक्स में डेफिनेशन वाइज, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन वाइज देखते हैं। डेफिनेशन तो मैट्रिक्स होती क्या है? तो डेफिनेशन वाइज मैट्रिक्स को क्या बोलें? इट इज representation
ऑफ डाटाज और यू कैन से नंबर in rectangular फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब भी हम कोई डाटाज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल क्या है, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में अब ये किस चीज़ का डाटा हो सकता है, मैं देखो, एक पर्सन है मनीष, दूसरा है नमन, M और N 2 पर्सन है। अब बात करते हैं कि ये टॉफीज़ का डाटा है। एक के पास ग्रीन कलर की टॉफ़ी है और एक ऑरेंज। ठीक है, तो मनीष के पास ग्रीन कलर की 2 टॉफ़ी हैं, मनीष के पास ऑरेंज कलर की 4 टॉफ़ी हैं। तो एक रिप्रेजेंट किया है मैंने डाटा को, किस तरीके से किसके पास कितनी टॉफ़ी हैं, तो उसी को क्या बोल दिया मैंने, मैट्रिक्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। देखिए, तो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट क्या आता है कि ये वाले जो ये वाली साइड्स हैं, ये वाले इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रो। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइंस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला है, रो। इसके बाद बात करते हैं कॉलम्स किसको बोला जाता है, जो वर्टिकल्स लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनको क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, कॉलम्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने की बात करें तो रोज को क्या M से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम्स को N से। तो अब यहाँ पे रोज और कॉलम्स आ गए। तो अब बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी हमारी, तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होने वाली है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, किसके डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से। तो M क्रॉस N क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, M क्रॉस N। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है मैट्रिक्स की। अब बात आती है मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के टाइप्स, तो मैट्रिक्स बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं वैसे तो, लेकिन हम मैक्सिमम टाइप्स हम देखेंगे क्लास में। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ रो ही हो, नाम ही अपने आप में बता रहा है कि जिसमें सिर्फ ओनली रो हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉलम नहीं होंगे, कॉलम भी होंगे, लेकिन ओनली एक ही रो हो, तो अब क्या बोलेंगे उसको, रो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स said to be row matrix if and only one row
प्रेजेंट, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, जब एक ही रो प्रेजेंट हो तब उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। तो अब बात कर लेते हैं कि एक रो, तो 2 4 6। अब इसका ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर की बात करें तो रो पहले एम पता करेंगे। एम क्या है, रो तो सिर्फ सिंगल ये वाली हॉरिजेंटल लाइन एक है, फर्स्ट रो, ठीक है। कॉलम्स की बात करें 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, तो 3 क्रॉस 1 क्रॉस 3 का क्या है, ये मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है। तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। दूसरी बात करते हैं, दूसरी किस चीज़ की बात करेंगे हम, अब बात करने वाले हैं इसके बाद कॉलन मैट्रिक्स। कॉलन मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स से क्या पता चल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। नाम से ही बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम हो। मैट्रिक्स said to be column matrix, said to be column matrix when it having only one कॉलन, एक ही कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम उसको, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में 2 4 8, तो इसके ऑर्डर की बात करें तो रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज एक कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई आपकी डेफिनेशन हो गई रोज मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं हमने देख लिए हैं। अब कुछ अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, चलिए। तो आई होप चीज़ें अभी तक समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट हो तो आप लिखें। और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं कि जिसमें आपको समझ में ना आए, आसान, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ही होगी। आपको 2 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना फास्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैट्रिक्स के आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 4 मार्क्स 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के मल्टीप्लिकेशन एडिशन इसी के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में भी उन्हीं के बेसिस पे बनते हैं। तो अब बात करते हैं, इससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि 8 एलिमेंट्स दे रखे, 8 एलिमेंट्स आर गिवन, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो अब आपको मैक्सिमम पॉसिबल क्या बताना है, ऑर्डर्स बताने हैं। मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। 8 एलिमेंट्स हैं, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं 8 एलिमेंट्स को, वो आपको देखना है। तो सॉल्यूशन है इसका सिंपल सा कि 8 को किस तरीके से 1 क्रॉस 8, फिर 2 क्रॉस 4,
अब 3 क्रॉस से तो कुछ एलिमेंट बनेगा ही नहीं, तो 3 क्रॉस हो नहीं सकता, 4 क्रॉस 2, अब बात करें 8 क्रॉस 1, तो ये है मैक्सिमम पॉसिबल, क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर की बात कर ली हमने। आपके यहाँ पे ऑर्डर आ गए हैं। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए, आगे के टॉपिक्स के लिए। तो अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला जो टॉपिक है, अगला क्या है, रो मैट्रिक्स कर चुके हैं हम। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है, स्क्वायर का मतलब वैसे ही अब नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर कब होता है, जब साइड, चारों साइड इक्वल हों तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर। तो मीन्स जब आपका ऑर्डर जिसमें रो और कॉलम्स सेम हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आती है कि डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन वाइज तो आपको कुछ चीज़ें हो सकता है डेफिनेशन याद रहे ना रहे, लेकिन उसका बेसिक फंडा जो आपके दिमाग में है वो ज़रूर रहना चाहिए। डेफिनेशन आप लिख पाए नहीं लिख पाए वो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिक फंडा क्या है। बेसिक फंडा ये है कि ऑर्डर मीन्स रो और कॉलम्स क्या है, इक्वल होती हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, अब लैंग्वेज में तो ऐसे भी लिख सके, ए मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन आई इक्वल टू जे, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम भी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना है, इफ़ m इक्वल टू n। तो ये चीज़ इससे आपको सिंपल सा याद रहेगा, m और n इक्वल होंगे तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। अब देख लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, 9 8 5 4 3 8 1 2 1, तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो क्या आती है कि जो एलिमेंट्स हैं ये 9 8 5, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इनको और रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैं बता देता हूँ कि इनको बेसिकली जो भी एलिमेंट किस तरीके से, जैसे 9 को एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 9 एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैट्रिक्स बनती है वो किस तरीके से बनती है, तो 9 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या, आई क्या डिनोट करता है, ये आपका बताता है रो के बारे में। ठीक है, जे क्या बताता है, ये कॉलन के बारे में। ठीक है, तो आई और जे के रूप में। तो अब बात करते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको क्या बोलेंगे, 9 कौन सा एलिमेंट है, A11। ठीक है, वही बात करते हैं यहाँ पे 3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो A I और J, 3 यहाँ पे रो कौन सी है, सेकंड, तो I क्या हो गया आपका 2, J की बात करें तो J जो कॉलम है वो कौन सा है, सेकंड, तो J भी 2, तो ये कौन सा हो गया, 3A22। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक एक एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है कि एक आई और जे के रूप में आपको जब मैट्रिक्स फॉर्म करवाएगा, मैट्रिक्स बनवाएगा, तो आई और जे के फॉर्म में कुछ इक्वेशंस दे देगा, तब क्या होगा, तब आपको पूछेगा कि ये मैट्रिक्स किस तरीके से बनाइए, इस मैट्रिक्स को बना के दिखाइए, तो वो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला जो नई चीज़ है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है।
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल्स किसी भी, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल्स ये हो गए, और ये वाला जो मतलब स्क्वायर के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये वाले एंड पॉइंट्स, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपको पता होंगे, स्क्वायर के डायगोनल्स आपको पता होंगे, तो इसमें भी वहीं पे वो चीज़ आती हैं कि डायगोनल्स एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ नाम सजेस्ट किया जाता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स कहीं उस नाम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो चीज़ से ही आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे अगर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही हों, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स जीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली वो डायगोनल मैट्रिक्स लिख देता हूँ। जैसे 4 3 1, तो ये एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो, बाकी एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, बाकी एलिमेंट्स आ गए आपके ज़ीरो। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट कौन सा करेगा? सिर्फ जहाँ पे i और j इक्वल आ रहे हों, वहाँ पे क्या होगा? वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अदर देन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अदर देन i नॉट इक्वल टू j, देन इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी ए मैट्रिक्स। जब भी हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या है? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, और जब मैट्रिक्स पूरे को बात करते हैं तब वो क्या है कि कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो गई है कि जब भी यहाँ पे नॉन इक्वल एलिमेंट्स आएंगे, मतलब i और j नॉन इक्वल होगा तो वो क्या है? जीरो हो जाएगा, और i और j इक्वल होंगे तो वो कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगला क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिस स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स से ही एक नई मैट्रिक्स निकली है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल होंगे। वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल होंगे। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। उस डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स डिफरेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? डिफरेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में? क्या होने चाहिए? व्हेन, डेफिनेशन वाइज देखें, व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तब क्या बोलेंगे उसको? तब उस चीज़ को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मैं यहाँ पे 5 5 5, तो कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स क्या हो गए? ज़ीरो। बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए? ज़ीरो। तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन वाइज भी देख लीजिए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स आपको पूछी जाए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और सिर्फ क्या चीज़ होंगी? ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अब चलिए आगे के जो मैट्रिक्स के और पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको बेसिक्स के रूप में आपको याद रखनी है। ठीक है, बेसिक्स के रूप में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे कि स्केलर मैट्रिक्स, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस में देगा
कि ये स्केलर मैट्रिक्स है उसको वहाँ पे यूज़ करना है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है उसको वहाँ पे यूज़ करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेसिक पार्ट है जो आपको यूज़ करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला क्या है, हो सकता है चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, देखो बेसिकली चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा पॉइंट था, आई थिंक कितना 5th या 6th, शायद 6 पॉइंट है, 6 नंबर है, बोलता हूँ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस तरीके से याद रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो हमेशा 1 1 रहेंगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 1 रहेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख दूं मैं कि या तो 1 होगा या 0, जब i नॉट इक्वल टू j तो क्या है 0 और i इक्वल टू j, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बहुत यूज होने वाला है 1 1, ठीक है, मैं यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की इसीलिए यूज़ में ले रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा आपके यहाँ पे यूज़ में नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सिंपल सा है, जीरो मैट्रिक्स की क्या बात करनी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो ये 2x2 की देख लीजिएगा, ये क्या है 2x2 की जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स होगी। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है। और कौन सी मैट्रिक्स होती है, अभी जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखी है, इसमें एक और चीज़ क्या आती है डायगोनल मैट्रिक्स में ही, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कई बार पूछ ली भी जाती है क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगल मतलब अपर वाला ट्रायंगल मीन्स डायगोनल के ऊपर वाला ट्रायंगल क्या होता है, नॉन जीरो होता है। डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉन जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या है, नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये मान लीजिएगा आपका 4 5 6 ये डायगोनल एलिमेंट है। इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल नॉन जीरो, तो ये मैंने 2 1 5 कि या फिर 8 लिख दीजिए। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर वाला, ये क्या है नॉन जीरो, बाकी नीचे वाला जीरो। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। तो किस तरीके से देखें कि नॉन जीरो कुछ एलिमेंट होगा वेयर ए आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, ठीक है। और जब ये नहीं होगा तो बाकी ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि आई यहाँ पे इक्वल है तो नॉन ज़ीरो है,
अब यहाँ पे बात करें तो I 2 है और J क्या है, J क्या है 1, तो यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं गलत है, ये डेफिनेशन तो गलत है। चेक करें, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि अपर वाला ट्रायंगल आपका बनना चाहिए। हो सकता है इस डेफिनेशन में कुछ दिक्कत हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए कि ऊपर वाले ट्रायंगल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं 9th की, वो क्या है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि लोअर वाले नॉन ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि नॉन ज़ीरो, लोअर वाले नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या होंगे, इसी को देख लेते हैं। तो 4 5 6 ये वाले एलिमेंट 2 8 1, ठीक है। ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, तो ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया, नॉन ज़ीरो, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया, नॉन ज़ीरो। इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की ये चीज़ें हो गई। अब एक और पार्ट है जो इसका, जो बेसिक आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज से पहले एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बाद में देखते हैं। तो ट्रांसपोज से पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट कैसे है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे कर सकते हैं हम। कई बार आपको, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट आई जे, दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके बी आई जे, ठीक है। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब इसके एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, जब एक दोनों इक्वल होंगे तो इक्वलिटी होगी। जैसे और दूसरे तरीके से देखें कि जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स ये ए बी सी डी है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है एक्स वाई जेड क्यू। ये दोनों इक्वल कब हो सकती हैं, जब ए इक्वल टू एक्स हो, बी इक्वल टू वाई हो, सी इक्वल टू जेड हो और डी इक्वल टू क्यू हो। तो तब ये जाके एलिमेंट, जब एक एक एलिमेंट क्या है इक्वल होगा, तब इसको क्या बोलेंगे हम, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, इक्वल मैट्रिक्स। तो कहीं ना कहीं आपको अगले एक्सरसाइज, जो इसके अगली एक्सरसाइज होगी, उसमें पूछा जाएगा कि इक्वलिटी दो मैट्रिक्स का इक्वल करके बताइए। हो सकता है इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें नहीं होंगे, ये बोलेगा कि ये इक्वल है तो आप दूसरे के एलिमेंट बताइए। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। अब जो दो तीन तो मेन जो पार्ट है, एक बच गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांसपोज। तो ये वाली चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ इस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सारे मैं यहाँ पे करवा दूंगा मैट्रिक्स के, ठीक है। मैट्रिक्स के कोशिश की जाएगी कि मैट्रिक्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आगे की क्लास में सीधे पूरा एक्सरसाइज ही चले, ठीक है। तो वो करते हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछें, कमेंट करें, किसी भी टाइप से कोई भी डाउट हो, ठीक है।
तो अब बात करते हैं ट्रांसपोज की, बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? तो एक फंडा बेसिक सीधा सिंपल सा जो याद रखना है, ट्रांसपोज जब जो भी मैट्रिक्स है उसके रो क्या है, हम जो भी रो होगी उसको हम कॉलम बना देंगे, या फिर कॉलम है उसको रो बना देंगे, तो हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, रो बिकम कॉलम, जब रो कॉलम बन जाए, और यू कैन से कॉलम बिकम रो, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस से डिनोट की है? ए टी। इस तरीके से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ए टी। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता हूँ 6 8 9 4 -3 5 1 2 3। अब इसका मुझे क्या है? ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या होगा? ए टी इज इक्वल टू क्या होगा? अब जो ये वाली रो है इसको मैं ट्रांसपोज इसके कॉलम बना देता हूँ, तो 6 8 9, इस वाली को 5 3 5, इसको 2 1 3। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं बात करूं पहली प्रॉपर्टी की, अगर किसी मैट्रिक्स का हमने पहले ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, और फिर उसका फिर से मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, तो फिर मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो पहले वाली जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वही मिलने वाली है। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी बात करते हैं कि अगर किसी में मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई किया और फिर उसको ट्रांसपोज किया, ठीक है, k से मल्टीप्लाई किया, k कोई भी कांस्टेंट है, 5 है, 2 है, -1 है, कुछ से मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो वो किसके बराबर होगा? के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, जब भी हम a प्लस बी किया और फिर ट्रांसपोज किया, तो हम इसको क्या है? सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। क्या है? पहले इसका ट्रांसपोज किया फिर प्लस कर दूंगा, बी का ट्रांसपोज किया फिर प्लस कर दूंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से देखिए, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया है, साथ में चीज चाहे सी का भी ट्रांसपोज लिख लीजिए, तो इसमें कैसे होगा? इसमें होगा सी पहले आ जाएगा फिर ट्रांसपोज करो, उसके बाद बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। तो ये वाली इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से हम ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ तक हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देख ली है, इनका यूज कैसे होता है वो भी देख लेंगे। ठीक है,
यहाँ तक हमने मैक्सिमम चीज़ें कर ली हैं। आपकी कुछ एक दो चीज़ें हो रह रही हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रह रही हैं। और इसके बाद हम जो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ फिर भी नए कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो उनको मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। आई होप चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले 10th के क्लास की जो फिज़िक्स की क्लास चल रही है उसको भी आप देखते रहिए, और 12th के आपके साथ साथ चलती रहेगी। थैंक यू।